नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीसीएस पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। मैं शक्ति प्रकाश ओझा। लास्ट वाली क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे आपके संविधान के संसद पार्ट को डिस्कस कर रहे थे। और संसद के बारे में अगर आपको याद हो तो पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पार्लियामेंट की कुछ बेसिक्स जो होती है जिनको समझना बहुत आवश्यक होता है, इसलिए कि आप अगर संविधान में जो संसद की प्रक्रिया है उसे समझ सकें। तो मैंने आपसे डिस्कस किया था कुछ बातों को लेकर के, और याद करिए मैं जल्दी से एक बार रिवाइज करवाता हूं कि हम लोगों ने संसद की प्रक्रिया में क्या पढ़ा था। मैंने आपसे बताया था कि जो ये संसद है ये 3 भागों में डिवाइडेड होती है, या मैं कहूं संसद के 3 अंग होते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक लोकसभा होती है, एक राज्यसभा होती है और एक राष्ट्रपति होता है। तो कल वाली क्लास अगर आपने नहीं देख रखी है तो आप क्या कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर के आप दोबारा क्लास को देख सकते हैं, ताकि आज वाली क्लास ना कल वाली क्लास से कनेक्ट कर जाए और आपको चीजें समझ में आए। तो कल वाली क्लास में हम लोगों ने तीनों अंग के बारे में डिस्कस किया था, और अगर आपको थोड़ी सी बातें याद हो, जिन्होंने देखा हुआ, जिन्होंने नहीं देखा है उनके लिए तो दायित्व है कि वो जाकर के देखें दोबारा। तो मैंने आपको राज्यसभा की बातें बता दी थी, मैंने आपको लोकसभा की विशेषताएं बता दी थी, और हमारा आपका डिस्कशन होना था कि ये जो राष्ट्रपति है इसे संसद का अभिन्न अंग क्यों कहते हैं। तो आज की क्लास हमारी यहीं से स्टार्ट होगी। तो मेरे बच्चों, आपने क्लासेस में नोट्स जैसे बनानी है, जैसा मैंने लास्ट टाइम कह रखा था, तो आप वैसे ही नोट्स बनाते हुए चलेंगे। आपने अगर कहीं पे पहले से पढ़ रखा है पॉलिटी ना, तब पर भी आपको ये क्लास जो है बहुत ही फायदेमंद होगी, क्योंकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग होगी पॉलिटी को लेकर के, राज व्यवस्था को लेकर के जो आपकी समझ होगी वो पहले से बेहतर होती चली जाएगी। और इतना ही नहीं है, जैसे ही टॉपिक कंप्लीट होगा ना, हम इस टॉपिक का संडे को एक पूरा का पूरा मैराथन लेके आएंगे, केवल और केवल परीक्षाओं में आए हुए जो प्रश्न है संसद से जुड़े हुए उनके लिए। तो एकदम निश्चित रहें, पढ़ेंगे भी और क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो जरूर देख लीजिएगा, ताकि कनेक्टिविटी बनी रहे, ताकि आपको क्लासेस समझ में आए। और अभी तो हम लोग एक दिन के गैप पे कर रहे हैं, बट मंडे से हम लोग क्लासेस को रेगुलर कर लेंगे। टाइम भी आपको बता दिया जाएगा कि कब हमारी क्लासेस चलेंगी, कब धर्मेंद्र सर की क्लासेस चलेंगी, और भी जो टीचर्स हमारे साथ क्लासेस पे आएंगे या उनके जो रेगुलर क्लासेस होंगी वो टाइम आपको बता दिया जाएगा। आप निश्चिंत रहिए, क्लासेस के माध्यम से सब कुछ पता रहता है, मिलता रहेगा। तो आज की कहानी हमारी शुरू होती है वहां से जहां से लास्ट क्लास छूटी थी, कि ये जो राष्ट्रपति है, जो ना कि लोकसभा का सदस्य होता है, ना ही राज्यसभा का सदस्य होता है, ये दोनों सदनों में से किसी का सदस्य नहीं होता, लेकिन फिर भी ये संसद का अभिन्न अंग माना जाता है। तो आपसे कई प्रश्न बनते हैं। यहां से प्रश्न नंबर 1 बनता है कि निम्नलिखित में से किसे अभिन्न अंग कहा जाता है। ऑप्शन में दिया होगा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, और ऐसे ही कोई और एक ऑप्शन में दे देगा नियंत्रक महालेखा परीक्षक या सीएजी करके दे देगा, या आपसे महान्यायवादी करके दे देगा। तो आपको ध्यान रखना है वो कौन होता है। इंपॉर्टेंट जो इम्पार्शियल पार्ट होता है, अभिन्न अंग होता है संसद का, वो होता है राष्ट्रपति। प्रश्न ये बनता है कि ऐसा क्या होता है कि राष्ट्रपति अभिन्न अंग माना जाता है जबकि वो सदन का सदस्य नहीं होता है फिर भी। तो मैं आपके साथ कुछ एक बातें डिस्कस करता हूं, आप देखते जाइए, आपको चीजें बहुत बेहतर समझ में आती चली जाएंगी। जैसे कि मेरे बच्चों एक बात बताओ, कल मतलब कि आपने जाना होगा, या मैंने आपको पिछली क्लास में बताया भी था कि जो विधायिका होती है उसका काम क्या होता है, विधि बनाना। लेकिन जरा सा उस परिस्थिति को सोचिए कि विधि तो तब बन पाएगी जब संसद के दोनों सदन चल रहे हो, मतलब कि लोकसभा भी चल रही हो, लोकसभा की भी बैठक चल रही हो, और साथ में राज्यसभा की भी बैठक चल रही हो। अब जैसा कि आपको पता है कि राज्यसभा एक अस्थाई सदन है, तो जो हमेशा ही रहता है, लेकिन सत्र तो चलने पड़ेंगे ना। अगर सत्र नहीं चल रहा है तो बताओ विधेयक जाएगा कहां, और अगर विधेयक जाएगा तो विधेयक पारित तो नहीं हो पाएगा, और पारित नहीं हो पाएगा तो कानून नहीं बन पाएगा। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि अगर मान लीजिए संसद नहीं चल रही है, संसद के सत्र नहीं चल रहे हैं, तो क्या कानून नहीं बन पाएगा। तो उसी के लिए राष्ट्रपति को यह पावर दी गई है। राष्ट्रपति को यह पावर दी गई है अनुच्छेद 123 के तहत, कि अगर कभी
जब संसद ना चल रही हो और तब अचानक से कानून की आवश्यकता पड़ जाए तो राष्ट्रपति को पावर होगी कि वह क्या कर सकता है, वह अध्यादेश जारी कर सकता है। तो अनुच्छेद 123 किसके बारे में बात करता है, अध्यादेश की बात करता है। और कौन जारी कर सकता है, तो केंद्र में राष्ट्रपति और राज्यों में राज्यपाल। अगर मैं यहीं पर राज्यपाल की थोड़ी सी चर्चा कर लूं तो अनुच्छेद 213 जो होता है वो राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। तो अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति, केंद्र में कोई कानून की आवश्यकता पड़ जाती है और संसद का सत्र न चल रहा हो तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह क्या कर सकता है, वह अध्यादेश जारी करके कानून बना सकता है। और राज्य में अगर आवश्यकता पड़ जाए, क्योंकि जैसे तो केंद्र में सदन होता है वैसे ही तो विधानमंडल राज्यों में भी होती है, तो अगर राज्यों में भी विधानमंडल के दोनों सदन एक साथ नहीं बैठे होंगे तो कानून नहीं बन पाएगा। और जब कानून नहीं बन पाएगा तो राज्यों में भी किसके पास पावर है, ये चीज, वो राज्यपाल के पास पावर है। तो अगर मैं राष्ट्रपति की बात देखूं और आपको समझाऊं तो मैंने कहा कि यद्यपि राष्ट्रपति लोकसभा का सदस्य नहीं है लेकिन जरूरत होने पर कानून बना सकता है कि नहीं बना सकता। तो अगर राष्ट्रपति कानून बना सकता है तो क्या वो संसद के लिए जरूरी नहीं है? तो आपका प्रश्न होगा कि जरूरी है कि नहीं है, तो उत्तर भी आपको मिल जाएगा कि बिल्कुल जरूरी है। कि मान लीजिए संसद ना चल रही हो, अचानक से कानून की आवश्यकता पड़ जाए तो एकमात्र विकल्प कौन बचा है, राष्ट्रपति, जो अध्यादेश जारी करके बना सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति अभिन्न है। एक ही से बात खत्म नहीं होती। दूसरी बात समझिए, संसद को क्या करना होता है कि संसद प्रत्येक विधेयक को पारित करती है और हमारे देश में अगर कोई भी काम होगा तो संसद की ही अनुमति से होता है। तो अगर मान लीजिए कि मुझे अगर 100 रुपए भी हमारी संचित निधि में से निकालना है या हमारे देश के लिए 100 रुपए की भी आवश्यकता है तो वो 100 रुपए हमेशा और हमेशा किसकी अनुमति से निकलेगा, संसद की अनुमति से निकलेगा। लेकिन एक स्थिति को समझिए कि संसद तो अनुमति तभी देगी जब संसद के सत्र चल रहे होंगे। लेकिन मान लीजिए कोई ऐसी स्थिति आ जाए कि अचानक से इमरजेंसी टाइप की, अचानक से कहीं फ्लड आ जाए, बारिश बहुत ज्यादा हो जाए, बाढ़ आ जाए और तुरंत में वहां पर पैसे की आवश्यकता हो, तो हमारे पास दो विकल्प हैं। या तो हम लोग क्या करें, संसद को बुलाएं और संसद में प्रस्ताव पारित करें और कहें कि भाई हमें किसकी आवश्यकता है, हमें पैसों की आवश्यकता है। तो संसद में विधेयक चर्चा में जाए और चर्चा में जाने के बाद फिर वो पारित हो, राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो और तब जाकर के पैसे पारित हो जाए। आपको नहीं लगता कि ये सब काम करने में 2-3 दिन लग जाएंगे? और अगर 2-3 दिन लग जाएंगे तो हो सकता है जो गांव बारिश से बच सकता था वो हो सकता है डूब जाए, या जितनी हानि हो सकती थी, बचाई जा सकती जितनी हानि, वो भी ना बच पाए देरी की वजह से। तो इसीलिए राष्ट्रपति को ना एक और अधिकार दिया गया है कि राष्ट्रपति के पास आपातकालीन निधि की पावर होती है। यहां से एक बात ध्यान रखिएगा, हमारे देश में 2 प्रकार की निधियां हैं। एक तो हमारे पास कौन सी निधि है, संचित निधि है, और एक हमारे पास कौन सी निधि है, आकस्मिक निधि। तो पहला प्रश्न तो बनता है कि संचित निधि किस अनुच्छेद में है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 266। दूसरा प्रश्न बनता है आकस्मिक निधि किसमें है, तो अनुच्छेद 267। तो सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि 2 निधियां हैं। तो हम जब भी कभी सरकार कोई भी पैसा पाती है तो वो कहां रखती है, वो संचित निधि में रखती है। और इसी संचित निधि में से पैसे कहां रखे होते हैं, लगभग 500 करोड़ रुपए वर्तमान में है। 500 करोड़ रुपए कहां रखे होते हैं, आकस्मिक निधि में रखे होते हैं। तो आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि संचित निधि किस अनुच्छेद में है, तो 266। अगर आपसे पूछ लिया जाए आकस्मिक निधि किसमें है, तो 267, 267, ठीक है। और कितने पैसे रखे रहते हैं वर्तमान समय में, 500 करोड़। आपसे अगला प्रश्न बनता है कि ये जो आकस्मिक निधि है ना, इसका स्रोत क्या होता है, धन का स्रोत क्या है, तो धन का स्रोत कौन सा है, संचित निधि। अगला प्रश्न ये बन सकता है कि आपका जो आकस्मिक निधि है उसमें से पैसे निकालने का अधिकार किसके पास है, तो अभी मैंने बताया तो किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। तो देखो वैसे तो काम संसद का था, लेकिन राष्ट्रपति भी तो आपातकाल में या किसी विषम परिस्थिति में यहां पैसे खर्चा कर सकता है। आप कह रहे हो भाई सर क्यों खर्चा करवा रहे हो आप एक काम कर लो कि संसद बिठा लो और संसद बिठा करके पारित करवा लो, राष्ट्रपति को ये पावर देने का जरूरत ही क्या है। तो जरा सा सोचो
कि जरूरत अभी है और 10 दिन बाद अगर पैसा पारित भी हो जाता है तो क्या वो पैसे किसी काम के होंगे क्या? तो जो लॉस रोके जा सकते थे वो नहीं रोके जा पाएंगे, इसीलिए आकस्मिक निधि का निर्माण किया गया है और राष्ट्रपति को पावर दी गई। तो वैसे काम तो किसका है? संसद का, लेकिन कर कौन रहा है? राष्ट्रपति कर रहा है। तो क्या ये संसद का अंग नहीं माना जाएगा? बिल्कुल माना जाएगा। लेकिन हम दो ही बातों से नहीं कह सकते कि अभिन्न अंग होगा। चलो पार्ट तो है, लेकिन अभिन्न अंग के लिए इसको कुछ और काम करने पड़ेंगे। देखिए, अगर मान लीजिए आपातकाल लगाना है, आपातकाल 352, 356, 360 जब पढ़ेंगे तो डिटेल में चलेंगे। लेकिन अगर देश की स्थिति बेहतर ना हो, चाहे विदेशों से आक्रमण हो रहा हो, चाहे आंतरिक अशांति हो गई हो, या किसी दूसरे देश से युद्ध हो गया हो ना, कुछ भी ऐसा कारण बन सकता है जिससे आपातकाल लगाना होगा। तो आपातकाल हमेशा कौन लगाता है? राष्ट्रपति ही घोषणा करता है। आपातकाल की घोषणा भी कौन करता है? राष्ट्रपति। आपातकाल को समाप्त करने का अधिकार भी किसके पास है? राष्ट्रपति के पास ही है। हालांकि भले ही आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करेगा, लेकिन आपातकाल बाद में किससे पारित होना पड़ेगा? संसद से पारित होना पड़ेगा। लेकिन आपातकाल की घोषणा कौन करता है? तो आप कहोगे राष्ट्रपति करता है। तो क्या ये जरूरी काम नहीं करता संसद के लिए? आप कहोगे बिल्कुल कर रहे हैं। अगर मान लीजिए मैं कुछ और बातें आपसे करूं, तो ये जो राष्ट्रपति है ना बच्चे, हमारी संसद में विधेयक पेश होते हैं। विधेयक को हम क्या बोलते हैं? बिल बोलते हैं। तो संसद में क्या विधेयक क्या पेश होता है? विधेयक। विधेयक के माध्यम से ही कानून बनाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं एक मिनिस्टर हूं, तो मुझे अगर कोई अपनी बात मनवानी है, अपनी बात प्रस्तुत करनी है, तो मैं एक बिल के रूप में ले जाकर के उसे रखूंगा संसद में, और फिर उस बिल पे संसद क्या करेगी? चर्चा करेगी। लोकसभा में रखूंगा तो लोकसभा चर्चा करेगी, फिर राज्यसभा में जाएगा। और अगर राज्यसभा में रखूंगा तो राज्यसभा चर्चा करेगी और फिर कहां भेजेगी? लोकसभा में भेजेगी। और जब दोनों सदन इस बिल को पास कर देंगे तो फिर यह बिल राष्ट्रपति के पास जाएगा। और राष्ट्रपति जब तक हस्ताक्षर नहीं करेगा ना, तब तक विधेयक कानून नहीं बन सकता। तो संसद भले ही दोनों सदन पारित कर ले, दोनों सदन कितना भी नियम पारित कर ले, लेकिन जब तक अंतिम रूप से किसका हस्ताक्षर नहीं होगा? राष्ट्रपति का नहीं होगा, तो क्या वह बिल कानून माना जाएगा? नहीं। तो क्या अंतिम हस्ताक्षर जरूरी है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो क्या कह नहीं सकते कि राष्ट्रपति जो है वो जरूरी है? क्योंकि जितने भी संसद के विधेयक होते हैं उन पर अंतिम हस्ताक्षर किसका चाहिए होता है? राष्ट्रपति का। आपसे यह प्रश्न बन रखा है कि कोई भी विधेयक कानून कब बनता है? तो कोई भी विधेयक कानून तब बनता है जब वह विधेयक दोनों सदनों से पारित हो जाए और उसके बाद राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो जाए। अगर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर नहीं होगा तो वो विधेयक मात्र है, अभी वह कानून नहीं बन पाया। और सुनिए भाई, जो संसद में विधेयक पेश होते हैं ना बच्चों, संसद में जो विधेयक पेश होते हैं ये 3 प्रकार के, या कह सकते हैं कुछ लोग कहते हैं 4 प्रकार के होते हैं। अगर मैं कहूं तो सबसे पहले कौन सा विधेयक होता है? साधारण विधेयक होता है। अभी आगे चल के हम लोग संसद के पार्ट 3 में बात करेंगे ये साधारण क्या होता है, कौन सा बहुमत चाहिए इसको, कहां पेश होता है। एक चीजों के डिटेल में बात करेंगे, टेंशन एकदम नहीं लेना है। एक समय आएगा ना बच्चे जब आपको प्रश्न आएगा और प्रश्न के केवल और केवल पढ़ोगे, जितना टाइम आपको पढ़ने में लगेगा ना उतने में ही आंसर करने में लगेगा। मतलब आपको बहुत दिमाग नहीं लगाना है, एक बार पूरी की पूरी चीजों को डिटेल में पढ़ लो। देखो बहुत बार होता है कि कहते हैं कि ये जीडी लेवल का पॉलिटी पढ़ा रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं ये पीसीएस लेवल का पढ़ा रहे हैं। भाई ये लेवल ओवल का निर्धारण ना आप लोग ये कुछ अध्यापक ही जानबूझ करके कर देते हैं, कोई लेवल ओवल नहीं। अगर एक बार पॉलिटी को डिटेल तरीके से पढ़ लिया हो तो जब जीडी में पूछेगा तो भी कर लोगे। और अगर मान लो कहीं पे यूपीएससी भी पूछेगा तो उन्हीं में से तो पूछेगा। हाँ, डिपेंड ये करता है कि आपने रट्टा मार रखा है तो कहते हो वन लाइनर पढ़ लेते हो तो छोटी परीक्षाओं के लिए हो गया, जब डिटेल में पढ़ लेते हो तो बड़ी परीक्षाओं के लिए। ये सब कुछ नहीं है, एक बार ठीक से पढ़ो और एक बार ठीक से पढ़ने के बाद चाहे जो वैकेंसी में जाओ। अगर मैं आपको संसद पढ़ा रहा हूं तो संसद से आने वाले सारे प्रश्न सॉल्व होने चाहिए, वो चाहे जिस भी परीक्षा के हों। तो इसलिए इन सब बातों को बहुत परेशान मत हुआ करिए। तो हम लोग बात करेंगे और मैं सॉल्व भी करवाऊंगा, ऐसा नहीं है मैं संसद के क्वेश्चन लेके आऊंगा, खत्म होने दीजिए इसको। तो एक साधारण विधेयक हो गया। दूसरा, तो एक आपके पास कौन सा विधेयक होता है? वित्त विधेयक होता है। एक आपके पास धन विधेयक होता है ना,
और एक आपके पास होता है संविधान संशोधन विधेयक। ठीक है, इसे ही आप क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी बिल। इसे क्या बोलते हैं आप, वित्त मतलब फाइनेंस। इसे क्या बोलते हैं आप, मनी बिल। ये वाला कौन सा है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, मतलब संविधान संशोधन विधेयक। तो जब हमें संविधान में परिवर्तन करना होता है तो हम ये वाला बिल ले आते हैं। जब हमें वित्त का मतलब कि वित्त और धन के बारे में डिफरेंस तो हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। अभी आपको इतनी बात ध्यान रखनी है कि इतने प्रकार के विधेयक कहां जाते हैं, संसद में जाते हैं, और इनमें से दो विधेयक बच्चे ऐसा है, वित्त और धन। वित्त और धन विधेयक जो है वो किसकी अनुमति से पेश होता है, राष्ट्रपति की अनुमति से। अगर राष्ट्रपति अनुमति नहीं देगा तो वह बिल पेश नहीं हो सकता है। मामला तो संसद का है, बात तो संसद की है, लेकिन जरूरत किसकी पड़ गई, जरूरत तो राष्ट्रपति की पड़ गई, नहीं पड़ गई। और अगर राष्ट्रपति की जरूरत पड़ी तो बताओ क्या राष्ट्रपति महत्वपूर्ण नहीं हुआ संसद के लिए? तो राष्ट्रपति संसद के लिए महत्वपूर्ण हुआ, तभी तो हम क्या बोलते हैं राष्ट्रपति को, अभिन्न अंग है वह। तो अगर मैंने कहा कि ये जो वित्त विधेयक है इसके बारे में एक और प्रश्न बनता है, आप रट के रखिए इसको। वित्त विधेयक जो है वह अनुच्छेद 117 की बात करता है। मैं सारे आर्टिकल सभी नहीं पढ़ा रहा, जो जरूरी है पेपर के लिए उनको रट के रखिएगा, भूलिएगा नहीं भाई। और ये जो धन विधेयक है ये अनुच्छेद 110 की बात करता है। ठीक है, तो जब कभी भी, और ये जो संविधान संशोधन विधेयक है कई बार पूछा गया, अनुच्छेद 368 की बात करता है, 368 की बात करता है। तो इस तरीके से जो धन विधेयक है अथवा वित्त विधेयक है वो किसकी पूर्व अनुमति से पेश होता है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से पेश होता है। चलो, अगर इतना बात समझ गए हो तो एक बात और समझो। अगर कभी भी संसद के सत्र बुलाने होते हैं, जिसे आप बोलते हैं आह्वान किए जाते हैं या आहूत किए जाते हैं, तो संसद के सत्र को बुलाना अथवा संसद के सत्र को समाप्त करना, यह दोनों काम भी किसका होता है, राष्ट्रपति का ही होता है। काम तो संसद का है, लेकिन सत्र कौन बुलाएगा, राष्ट्रपति। और सत्र को समाप्त भी कौन करेगा, राष्ट्रपति ही समाप्त करेंगे। मैं थोड़ी सी इस पे चीजों को डिटेल करता हूं, आप थोड़ा समझिए, क्योंकि जरूरी है आपका समझना। जैसे मान लीजिए ये आपकी लोकसभा है, तो लोकसभा में हमारा संविधान कहता है कि कोई भी दो बैठकें जो होंगी, संसद की जो दो बैठकें होंगी, उन दोनों बैठकों के बीच में 6 माह से ज्यादा का गैप नहीं होगा। मैं फिर से बोलता हूं, समझिएगा। मैंने कहा संसद के दो सत्रों में 6 माह से अधिक का गैप नहीं हो सकता है। तो इसको हम एक तरीके से यह भी कह रहे हैं कि साल भर में दो सत्रों का, दो बैठकों का होना जरूरी है। क्योंकि देखो भाई, अगर 6 महीने का गैप हो जाएगा तो साल भर से तो ज्यादा की बात हो जाएगी। तो अगर मान लो 1 जनवरी में हुआ, तो अब इनके बीच में अधिकतम गैप कितना हो सकता है, 6 महीनों का। अगर आपने दूसरा नहीं किया तो 6 महीने से ज्यादा का गैप हो जाएगा। तो एक साल में कम से कम कितनी बैठकें होनी चाहिए, 2। लेकिन हालांकि हमारे यहाँ होती हैं 3। तो ये जो तीनों बैठकें हैं ना, इनको बुलाता कौन है, संसद का जब बैठा, जैसे मान लीजिए बजट सत्र आया, तो बजट सत्र जो फरवरी में आता है कौन बुलाता है, राष्ट्रपति। मानसून सत्र कौन बुलाता है, राष्ट्रपति। शीतकालीन सत्र कौन बुलाता है, राष्ट्रपति। और इन्हें खत्म भी, समाप्त भी, आहूत भी कौन करता है, राष्ट्रपति। लेकिन जरा सोचो, मान लो बजट सत्र चल रहा है और राष्ट्रपति ने बुला दिया है, तो अब जो इसका अध्यक्ष होगा ना, जो इसका अध्यक्ष होगा वो इसका संचालन करेगा। और अध्यक्ष जब संचालन करेगा तो अध्यक्ष क्या कर सकता है, स्थगन कर सकता है। जैसे मान लीजिए आज शाम को 6 बज गए हैं और कह रहा है कि आज के लिए लोकसभा की कार्यवाही रोकी जाती है, तो ये जो स्थगित करने का अधिकार है वो अध्यक्ष के पास है, लेकिन समाप्त करने का अधिकार किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। शब्द को समझिएगा, एक नंबर गलत हो सकता है। तो अगर बोलेगा कि सत्र को स्थगित कौन करता है, उसका अध्यक्ष। लेकिन अगर सत्र को क्या करना हो, समाप्त करना हो, मतलब कि आहूत करना हो, तो कौन करेगा, राष्ट्रपति।
और सत्र को बुलाना हो तो कौन बुलाएगा? राष्ट्रपति। डन? कोई दिक्कत, कोई समस्या यहां तक नहीं होनी चाहिए। अगर है तो आप जरूर कमेंट में पूछ लीजिए, ठीक है ना। आप बता दिया करिए क्या समस्या आ रही, मैं जरूर आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। अभी चूंकि ये वाला वीडियो आपको रिकॉर्डेड मिल रहा है, बट 1 या 2 दिन के बाद की क्लासेस लाइव हो जाएंगी, तो आप हमारे साथ डिस्कस भी कर पाएंगे, ड्यूरिंग क्लास भी आप बात कर पाएंगे कि सर इसको दोबारा समझा दीजिए, बता दीजिए ना, तो इन सब बातों पे भी चर्चा हो पाएगी। बट मंडे से शायद हम लोग कोशिश में हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया ना, इतने सारे काम वो करता है। इतना ही नहीं करता बच्चे, प्रत्येक साल की पहली बैठक, प्रत्येक वर्ष की पहली बैठक, या मैं कहूं कि हर वर्ष की पहली बैठक कौन सी होगी? बजट सत्र ही होगा। तो प्रत्येक वर्ष की पहली बैठक का संबोधन भी कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। और उसके बाद प्रत्येक चुनाव के बाद, प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहली बैठक का भी संबोधन कौन करता है? पहली बैठक का संबोधन कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। समझ पाए? संसद को बुलाएगा भी राष्ट्रपति, समाप्त भी करेगा राष्ट्रपति, प्रत्येक वर्ष की पहली बैठक की संबोधन भी कौन करेगा? राष्ट्रपति। और प्रत्येक आम चुनाव के बाद वाली पहली बैठक का भी संबोधन कौन करेगा? राष्ट्रपति ही करेगा। इतना ही नहीं, एक आध और इंपॉर्टेंट चीजें बची, आप जरा इसको भी देख लीजिए। कभी कभी क्या होता है कि जैसे साधारण विधेयक है, तो साधारण विधेयक पारित नहीं हो पाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि सरकार साधारण विधेयक को पारित नहीं करवा पाती। तो जब साधारण विधेयक को पारित नहीं करवा पाती है और उसको ऐसा लगता है कि अगर दोनों बैठकें, दोनों सदन एक साथ आ जाएं तो हम पारित करवा लेंगे। तो जब कभी कभी सरकार को ऐसा लगे कि अकेले अकेले दोनों सदन में पारित करवाना मुश्किल है विधेयक को, तो वो राष्ट्रपति से रिक्वेस्ट करता है कि सर एक काम कर दो, आप ना दोनों बैठक को साथ में बुला दो। तो राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि अनुच्छेद 108 के तहत वह संयुक्त बैठक भी बुला सकता है। मामला किसका है? संसद का। लेकिन संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार किसके पास है? संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। इस बात का बहुत ख्याल रखिएगा कि संयुक्त बैठक कौन बुला सकता है? राष्ट्रपति बुला सकता है। मामला तो संसद का है, लेकिन बुला कौन है? राष्ट्रपति। तो क्या इतने सारे कामों को देखकर आप ये डिसाइड नहीं कर सकते क्या कि राष्ट्रपति संसद का बहुत जरूरी या अभिन्न अंग होता है? बताइए, क्या आप डिसाइड नहीं कर सकते? क्या आप ये समझ नहीं सकते कि इतना जरूरी काम करने के बाद भी क्या उसको आप सेपरेट पार्ट मानेंगे, अलग पार्ट मानेंगे? क्या वो भले ही सदस्य नहीं है लोकसभा का अथवा राज्यसभा का, लेकिन क्या वो बहुत जरूरी नहीं है संसद के लिए? बिल्कुल जरूरी है। और इन्हीं कारणों की वजह से हम क्या कहते हैं? राष्ट्रपति को महत्वपूर्ण या अभिन्न अंग कहा जाता है। बातें पूरी समझ में आई होंगी। एक बात और समझिए, जैसे हम लोग बात कर ही रहे हैं तो कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं उनको मैं यहीं पे डिस्कस करते चल रहा हूँ आपके साथ। जैसे अभी अभी हमारी आपकी चर्चा किस पे हुई? संयुक्त बैठक। और आपने ये भी जान लिया कि अनुच्छेद के तहत आती है, 108 के तहत आती है। आप यह भी जानते हैं कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। तो इसका एक और प्रश्न आता है बच्चे, पूरा तो नहीं पढ़ा रहा, लेकिन जो पेपर के लिए जरूरी है उसको जरूरी है आपको जान लेना। अध्यक्षता का एक प्रश्न यहां से बनता है कि संयुक्त बैठक बुलाता कौन है? ज्वाइंट जो बैठक होती है, सिटिंग होती है, उसको बुलाता कौन है? तो राष्ट्रपति। लेकिन ये ज्वाइंट सिटिंग की जो अध्यक्षता करता है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष कहता है। इसी अध्यक्ष को हम लोग स्पीकर भी कहते हैं। जैसे आप सारे लोग जानते हैं कि हम लोग लोकसभा के अध्यक्ष को स्पीकर कहते हैं और राज्यसभा के अध्यक्ष को सभापति कहते हैं। नहीं जानते तो नोट करेंगे। यह भी पूछा गया कि स्पीकर किस अध्यक्ष को कहते हैं? तो लोकसभा वाले को। और सभापति किसको कहते हैं? मतलब प्रेसिडेंट ऑफ राज्यसभा। तो सभापति किसको बोलते हैं? वो राज्यसभा के अध्यक्ष को बोलते हैं। ठीक है, तो अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। ये प्रश्न नहीं आता बच्चे, ये तो सबको याद रहता है कि लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। प्रश्न नंबर आता है कि यदि वो ना रहे तो कौन करेगा? तो हमेशा याद रखोगे कौन करेगा? लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा।
और अगर मान लीजिए उपाध्यक्ष भी ना रहे तो ध्यान रखना राज्यसभा का, बोलो, राज्यसभा का उपसभापति करेगा। कौन करेगा? उपसभापति। तो बच्चे कंफ्यूज कहां से होते हैं कि राज्यसभा का उपसभापति, जैसे लोकसभा का अध्यक्ष करेगा, नहीं तो उसका उपाध्यक्ष करेगा, और नहीं होगा तो राज्यसभा का अध्यक्ष करेगा फिर उपाध्यक्ष, यही गलत हो जाता है। राज्यसभा का अध्यक्ष मतलब उपराष्ट्रपति, और चूंकि उपराष्ट्रपति किसी सदन का सदस्य नहीं होता ना, जैसे राष्ट्रपति किसी सदन का सदस्य नहीं होता, तो इसीलिए राष्ट्रपति भी कभी संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं कर सकता और उपराष्ट्रपति भी कभी संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं कर सकता। इसीलिए राज्यसभा का सभापति अध्यक्ष नहीं बनेगा, बल्कि राज्यसभा का उपसभापति अध्यक्ष बनेगा। कभी कभी परीक्षाएं आपके और समझदारी को चेक करने के लिए पूछ लेती हैं कि तीनों के तीनों अनुपस्थित हैं तो कौन होगा, तो भैया वरिष्ठतम, मतलब उन्हीं में से एक चुन लिया जाएगा। सीधी सीधी बात लिख लीजिए कि उन्हीं में से, मतलब सदस्यों में से ही किसी को चुन लिया जाएगा। जिसे लोग सहमति से चुन लेंगे कि भैया आज का अध्यक्षता तुम ही कर दो संयुक्त बैठक की, तो उसे चुन लिया जाएगा और वह इसकी अध्यक्षता करेगा। हम लोग संयुक्त बैठक पे उन्हें बात करेंगे राष्ट्रपति की चर्चा करते समय, लेकिन इतनी जरूरी बातें थी जो मुझे आपको बतानी थी किससे संबंधित, वो है राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग क्यों होता है। कोई डाउट तो नहीं बचा? अगर है तो आप कमेंट करिए, मैं उसकी रिप्लाई आपको दूंगा, बताऊंगा, समझाऊंगा। ठीक है, तो इस तरीके से बेसिक्स 3 चीज खत्म हो गई। राज्यसभा क्या होती है आप जानते हो, लोकसभा क्या होती है आप जानते हो। इसके साथ साथ अगर कहा जाए तो राष्ट्रपति अभिन्न अंग क्यों होता है, तो ये भी आप जानते हो। तो जब इतनी बातें आप जानते हो तो अब आपको आगे सदन की डिटेल के बारे में पढ़ना होगा। मतलब कि हम आपसे अब बात करेंगे एक एक करके, जैसे कि राज्यसभा का, राज्यसभा में कितनी मैक्सिमम पावर होती है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ मतलब अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है ना। ऐसे ही फिर लोकसभा के बारे में बात करेंगे, उसकी अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, वर्तमान कितनी हो सकती है, और हम आपको यह भी बात बताएंगे कि कम से कम कितनी संख्या होती है तो वह सदन चलता है। कोरम क्या होता है, जिसे आप गण पूर्ति बोलते हैं, तो सदन का कोरम कितना होता है, उन पे भी बात होगी। तो लोकसभा, राज्यसभा, और फिर उसके बाद हमारे प्रश्न बनेंगे लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां कौन कौन सी होती हैं, प्रथम वरीयता का मतदान कौन सा होता है, द्वितीय वरीयता का मतदान कौन सा होता है, राज्यसभा का सभापति और लोकसभा का अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष कौन होगा। तो इन सब बातों पे जब चर्चा होगी तो हम आपको डिटेल में बताएंगे। आज की हमारी जो शुरुआत होती है वह होती है राज्यसभा पे। तो हम लोग अभी क्लास को 10 मिनट और कंटिन्यू रखेंगे और इस क्लास में जानेंगे कि राज्यसभा से रिलेटेड वो सारे फैक्ट जो आपको जानने। ठीक है, तो आप सभी लोग चाहे तो हेडिंग डाल लें, ठीक है, या आपको पीडीएफ भी उपलब्ध होगी अगर आप चाहेंगे तो, ठीक है ना। टेलीग्राम चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं या फॉलो कर सकते हैं, जो आपको ठीक लगे फॉलो ही करेंगे, अलग सब्सक्राइब क्या करेंगे। तो आप उसको टेलीग्राम चैनल पे आपको लेक्चर की पीडीएफ भी उपलब्ध हो जाया करेगी। आप चाहे तो इसकी नोट्स भी बनाया करिए। मेरा तो सजेशन है कि नोट्स बनाया करिए और पीडीएफ की मदद लेके अपडेट कर लिया करिए। तो आज हमारा आपका डिस्कशन किस पे स्टार्ट हो रहा है, राज्यसभा के बारे में। एकदम डरिए मत, अगर ये अंग्रेजी में लिखा है तो मैं हर बातों को हिंदी में आपको समझाऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। और आपको इसीलिए बोल रहा हूँ कि नोट्स बनाइए, अगर मैं कुछ बोल रहा हूं तो उसे बनाइए। वीडियो एक बार में ना बना पाइए तो दोबारा देख लीजिए, स्लो कर लीजिए, बहुत सारे मेथड आपके पास है। और वैसे भी मैं बहुत आराम से पढ़ा रहा हूं, तो चीजें आप आसानी से लिखते हुए चल सकते हैं। तो आज का हमारा डिस्कशन जो हमारा उच्च सदन है, जिसे आप क्या बोलते हैं, राज्यसभा। तो राज्यसभा जिसे हम उच्च सदन कहते हैं, बड़ों का सदन कहते हैं, बुजुर्गों का सदन कहते हैं, इसका जो प्रावधान है, ठीक है, अगर आप देखेंगे तो आर्टिकल 80 जो है, अनुच्छेद 80 जो है, वो राज्यसभा की बात करता है। एक छोटी सी बात यहाँ पे ध्यान रखनी है बच्चे, अनुच्छेद 79 मतलब 79 से लेकर के अनुच्छेद 122 तक संसद की चर्चा होती है।
तो संसद की जो चर्चा है वो 79 से लेकर के 122 तक है, मतलब अनुच्छेद 79 से लेकर के अनुच्छेद 122 तक संसद का प्रावधान है। और उसी में हम जो पहला सदन पढ़ने जा रहे हैं राज्यसभा, जिसमें अनुच्छेद 80 राज्यसभा की बात करता है और अनुच्छेद 80 राज्यसभा की चर्चा करता है। अगर कभी आपसे पूछ लिया जाए कि राज्यसभा का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो राज्यसभा का प्रावधान किस अनुच्छेद में होगा? अनुच्छेद 80 में या 80 या 80 में, जो भी आप ठीक समझे वो कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात देखिए लिखी गई है कि राज्यसभा जो था वो 1952 में बनी थी। ये चीज मैंने कल भी बताया था, आज भी है, ध्यान रखिएगा। लोकसभा अथवा राज्यसभा का गठन कब हुआ था? 1952 में हुआ था। तो वैसे भी अगर आपसे कभी पूछे कि राज्यसभा का गठन कब हुआ था, तो बच्चे बता दोगे ना किस सन में हुआ था? 1952 में हुआ। तो बताओ अंग्रेजी परेशान क्या कर रही है? लिखा भले अंग्रेजी में, लेकिन मैं आपको बता तो रहा हूं ना कि राज्यसभा का गठन कब हुआ था? 1952 में हुआ था। तो लिख लो, नोट कर लो, उसमें कौन सी समस्या भाई। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि जो राज्यसभा का गठन है वो कब हुआ? 1952 में। मैंने एक चीज और बताई थी अभी, आज फिर से सुनो कि यह एक परमानेंट हाउस होता है। परमानेंट हाउस होने का मतलब क्या है? कि यह एक अस्थाई सदन होता है। इसका मतलब इसे भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा एक अस्थाई सदन होता है, परमानेंट हाउस होता है। इसका मतलब हम इसे भंग नहीं कर सकते हैं। जबकि लोकसभा क्या कर सकते? लोकसभा भंग हो सकती है, लोकसभा में पढ़ेंगे, लेकिन राज्यसभा क्या है? वो परमानेंट हाउस है। इसका मतलब ये भंग नहीं होती है। इसके साथ साथ एक बात और मत देख लीजिए कि जो अनुसूची नंबर 4 है, कौन सी अनुसूची नंबर 4? ये अनुच्छेद नहीं है बच्चे, अनुसूची नंबर 4। अनुसूची नंबर 4 किसकी बात करती है? राज्यसभा से राज्यों में सीटों का आवंटन। कितने लोग राज्यों से राज्यसभा में जाएंगे, यह कौन सी अनुसूची बात करती है? अनुसूची नंबर 4। कई बार पूछा गया है कि राज्यसभा से संबंधित अनुसूची कौन सी है। तो कुल आपके पास 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान समय में। तो 12 अनुसूचियों में से जो अनुसूची नंबर 4 है वह राज्यसभा में राज्यों से सीटों के आवंटन की बात करता है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इतना तो रट ही सकते हैं आप कि अनुसूची नंबर 4 किससे संबंधित है? राज्यसभा से संबंधित है। कभी अगर पूछ ले दे कि राज्यसभा से संबंधित है अनुसूची नंबर 4, 5, 6, 7, ऐसे जो ऑप्शन में दे देगा, तो आपका उत्तर क्या होगा? अनुसूची नंबर 4। जो शेड्यूल नंबर 4 है वो अनुसूची नंबर 4 किससे संबंधित है? राज्यसभा से। और कितनी सीटें राज्यों से राज्यसभा में जाएंगी, इन सभी चीजों का प्रावधान कहां रखा गया है? अनुसूची नंबर 4 में रखा गया। उसके बाद बच्चों अगर आप देखो तो ये जो राज्यसभा है ना, यहाँ पे जो सीटें होती हैं, जो सीटें अलॉट होती हैं, मतलब जो सीटें निर्धारित होती हैं, वो किसके आधार पर होती हैं? जनसंख्या के आधार पर। तो अगर आपसे पूछे कि राज्यसभा में कितनी सीटें होंगी, इसका निर्धारण कौन करेगा? तो हमारे देश की जनसंख्या, ये किस राज्य से कितने लोग जाएंगे, ये किस आधार पर निर्धारित होंगे? तो ये जो है वो जनसंख्या के आधार पर निर्धारित होंगे। तो राज्यसभा में सीटों का जो आधार है, आवंटन का आधार है, वो कौन सा होगा भाई? वो हो जाएगा पॉपुलेशन, मतलब कि जनसंख्या। लिख चुके हैं राज्यसभा में सीटों के आवंटन का प्रावधान क्या है? राज्यसभा में सीटों के आवंटन का प्रावधान पॉपुलेशन है अथवा जनसंख्या है। इसके पश्चात अगर मैं थोड़ा सा और आगे लेके चलूं आपको, थोड़ी सी बात 5 मिनट और लेके चलेंगे, एटलीस्ट राज्यसभा की बेसिक्स को कंप्लीट कर देते हैं। तो आप इस बात को ध्यान दीजिए कि ये जो राज्यसभा है इसकी अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 250। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? 250। अगर पूछे कि राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य चुने जा सकते हैं, तो कितने सदस्य चुने जाएंगे? 250। ये जो 250 चुने जाते हैं बच्चे, ये कहां कहां से चुने जाते हैं? तो आप देखोगे कि 238 जो है वो राज्यों से। कहां से? राज्यों से। या राज्यों के साथ साथ मैं कह दूं कि भाई ठीक है, 238 जो होंगे वो निर्वाचित होंगे राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से, जहां से भी आए, लेकिन 238 लोग क्या होंगे? निर्वाचित होंगे। और जो 12 लोग होंगे ना वो मनोनीत होंगे।
जो 12 लोग होंगे वो क्या क्या होंगे? मनोनीत होंगे। मनोनीत का मतलब है जो जनता द्वारा नहीं चुने जाएंगे, जिन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करेगा। तो एक तरह से देखो बच्चे की संसद में 12 लोगों को मनोनीत भी कौन कर रहा है? राष्ट्रपति। तो यह भी तो एक कारण हो सकता है ना कि राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। संसद में व्यक्तियों को 12 व्यक्तियों को कहां मनोनीत करता है? राज्यसभा में। और अभी तक वो 2 व्यक्तियों को लोकसभा में भी एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता था, लेकिन 2020 में परिवर्तन हो जाने के बाद अब हमारे यहाँ आंग्ल भारतीयों का मनोनयन नहीं होगा। तो हालांकि पहले वो 14 लोगों को मनोनीत करता था और कितने लोगों को मनोनीत करेगा? 12 लोगों को मनोनीत करेगा। तो राज्यसभा में कितने लोग? कुल 250 में से 238 निर्वाचित होंगे और बाकी जो 12 लोग होंगे वो क्या होंगे? मनोनीत होंगे। अब प्रश्न ये बनता है कि ये मनोनीत कितनी जगहों से होंगे, कहां से होंगे? तो ध्यान रखना 4 क्षेत्र हैं जहां से राष्ट्रपति मनोनीत करता है। नंबर 1 कला, नंबर 2 साहित्य, नंबर 3 विज्ञान, नंबर 4 समाज सेवा। तो राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत राज्यसभा में करता है और 4 अलग अलग क्षेत्रों से करता है। वो 4 अलग अलग क्षेत्र कौन कौन से हैं? कला है, साहित्य है, विज्ञान है और समाज सेवा है। आप कहोगे सर ये मनोनीत करते क्यों हैं? तो भैया इसलिए मनोनीत करते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, कि नेताजी चुनाव तो लड़ लेते हैं और मान लीजिए वो राज्यसभा में भी चले गए, लेकिन ये जो कलाकार हैं, हो सकता है कि कलाकार अपनी कला ही दिखाने में इतने व्यस्त हैं कि इनके पास वोट बैंक नहीं है, और अगर ये लड़े भी तो ना जीत पाए, और अगर मानो लड़ने के बाद भी नहीं जीत पाएंगे और इनकी बात रखने वाला कोई व्यक्ति नहीं होगा, तो क्या देश में कलाएं खत्म नहीं हो जाएंगी? क्या उनका महत्व खत्म नहीं हो जाएगा? ऐसे ही साहित्य में देखो, कुछ लोग लेखक हैं बेचारे, पूरा जीवन लेखनी में बिता दिए, अब उनको कभी मौका ही नहीं मिला कि इलेक्शन लड़ पाए लोकसभा और राज्यसभा का या विधानसभा का, कि निर्वाचित होकर जा पाए। तो क्या वो सारे जो अथर हैं, जो लेखक हैं, उनकी बात संसद में नहीं रखी जानी चाहिए? रखी जानी चाहिए। इसके साथ साथ कई लोग ऐसे होते हैं, वैज्ञानिक हैं, अपना पूरा जीवन विज्ञान में दे दिए। तो वैज्ञानिक लोग अगर देखा जाए, मान लो कि पूरे देश में 10 लाख है, उदाहरण के लिए मान लीजिए, अब 10 लाख ऐसे छिटके हुए हैं, यहाँ वहां है, कहीं 1000 है, कहीं 10,000 है। अगर वो लड़े तो क्या वैज्ञानिक चुनाव जीत पाएंगे? जरूरी है? नहीं, क्योंकि उनका क्षेत्र अलग है। कभी कभी अपवाद है कि लोग वैज्ञानिक के बाद छोड़ करके आए और जीत जाए, वो अलग का बात है। मैं बोल रहा हूँ कि अगर वो वैज्ञानिक है, विज्ञान में लगे हुए हैं, तो क्या विज्ञान की बात लोकसभा अथवा राज्यसभा में नहीं होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए? वैज्ञानिकों की भी बात होनी चाहिए। तो इसी तरीके से कभी कभी कुछ समाज सेवी होते हैं, तो इनकी भी बात रखने वाला तो कोई व्यक्ति होना चाहिए। तो राष्ट्रपति को जब लगता है कि इनमें से किसी का निर्वाचन नहीं हो पाया, जैसे उदाहरण के लिए बताइए, अगर मान लीजिए चुनाव हो और कोई कलाकार जीत जाए चुनाव में, तो क्या हम कला क्षेत्र से अब मनोनीत करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो कलाकार चुनाव जीत चुका है ना, और चुनाव जीत चुका है तो अपने कलाओं की बात तो रख ही लेगा। अगर मान लीजिए कोई समाज सेवी है और वो भी इलेक्शन जीत चुका है, तो जब समाज सेवी भी इलेक्शन जीत चुका है, तो क्या समाज सेवी को भी मनोनीत करने की जरूरत है? क्या नहीं। लेकिन हमने अगर देखा कि कोई भी साहित्य वाला आदमी चुनाव नहीं जीत पाया है, तो राष्ट्रपति क्या साहित्य वालों को मनोनीत नहीं करेगा? और राष्ट्रपति की जिम्मेदारी है कि मनोनीत करे। तो इसीलिए जब राष्ट्रपति को यह लगता है कि किसी में प्रतिनिधित्व कम है, तो उस व्यक्ति को लाके मनोनीत कर देता है। अगर उसके लोग पहले से ही राज्यसभा में हो तो नहीं करेगा मनोनीत, लेकिन अगर नहीं है तो कर सकता है। तो यहां से एकदम टेंशन नहीं लेना है कि 2 आदमी यहां से करेगा, 3 यहां से करेगा, 12 है तो 3 चौक 12, ऐसा नहीं। अगर कला का प्रतिनिधित्व है तो कला से को नहीं करेगा, साहित्य से 4 भी कर सकता है। कुल मिलाकर के 12 सदस्यों को मनोनीत करेगा राष्ट्रपति, जिसको वह समझेगा कि राज्यसभा में इसका प्रतिनिधित्व कम है। नहीं समझ पाए? तो अगर आप समझ रहे हैं तो इतनी बातें, पहला प्रश्न बनेगा कितने लोग को मनोनीत करता है राज्यसभा में? 12 उत्तर है। कितने क्षेत्रों से करता है? तो 4। पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र नहीं है, दे देगा उसी में कोई एक क्षेत्र, और आपको चुनना पड़ेगा कि किससे है। तो 4 याद कर लो, कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा। तो 4 क्षेत्र हैं। यहीं से एक बात और रटा मान लीजिए, जिस प्रकार से राष्ट्रपति केंद्र में मनोनीत करता है,
वैसे ही राज्यपाल राज्यों में भी मनोनीत करते हैं। कुल 1/6 लोगों को मनोनीत करते हैं, मैं बताऊंगा जब पढ़ाऊंगा तो उसके बारे में। लेकिन जब राज्यपाल मनोनीत करते हैं तो ये चारों क्षेत्र तो रहते ही हैं, बल्कि एक और जुड़ जाता है जिसे आप बोलते हैं कोऑपरेटिव मूवमेंट्स, मतलब कि सहयोगी आंदोलन। तो आंदोलन से जुड़े व्यक्तियों को भी मनोनीत राज्यपाल कर सकता है। तो राष्ट्रपति 4 क्षेत्रों से मनोनयन करता है और राज्यपाल 5 क्षेत्रों से मनोनीत करता है। राष्ट्रपति कितने व्यक्तियों को करता है? 12। राज्यपाल कितने को करता है? कुल का 1/6 भाग। तो इसमें चर्चा तो बाद में होगी हालांकि, ठीक है। तो मुझे लगता है इतनी बातें आप सभी को समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो राष्ट्रपति के बारे में इतनी बातें, मतलब कि जो राज्यसभा है उसके बारे में इतनी बातें आपने देख ली, और थोड़ा सा जरूरी था इसलिए मैंने आपको चीजें क्लियर कर दी। अब इसके बाद अनुच्छेद, यही वही चीज है, अनुच्छेद 80 का क्लॉज 3 है जिसमें कहा गया है कि 12 मेंबर को क्या करेगा? मनोनीत करेगा। और कहां से करेगा? विज्ञान से करेगा, कला से करेगा, साहित्य से करेगा और समाज सेवा से करेगा। ठीक है। अब इसके बाद ये कहा जाता है कि कुल हो कितने सकते हैं? तो मैंने कहा कुल हो सकते हैं 250, 250। तो एक प्रश्न बनता है कि वर्तमान में कितनी संख्या है? तो हमारे यहाँ हो तो सकते हैं अधिकतम 250, लेकिन वर्तमान में कितनी संख्या है? 245। तो राज्यसभा की वर्तमान में संख्या कितनी है? 245। तो आप देख रहे हैं कि अभी हमारे यहाँ स्ट्रेंथ कितनी है? 245 है, जिसमें से 233 लोग चुने गए हैं राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से, और बाकी 12 लोग मनोनीत हुए हैं। इसका मतलब 233 चुने गए हैं और 12 लोग मनोनीत हुए हैं। तो कुल मिलाकर के अभी वर्तमान में हमारे यहाँ संख्या राज्यसभा की कितनी है? वो है 245। और अधिकतम कितने हो सकते हैं? 250। अच्छा, जब 250 होंगे तो कितने लोग निर्वाचित होंगे? 238। और कितने मनोनीत होंगे? 12। और वर्तमान में कितने मनोनीत है? 12। और चुने कितने गए हैं? 233। क्योंकि 245 में से जब 12 को निकालोगे तो 233 ही तो आएगा। तो वर्तमान संख्या इतनी है और अधिकतम कितनी हो सकती है? 250 हो सकती है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? यहां तक में अगर आपको कोई भी दुविधा सुविधा आ रही हो तो बताइए, कमेंट करिए और मैं आपकी वह समस्या भी दूर करता हूं। अगर आपने इतनी बातें देख ली तो राज्यसभा के बारे में ही कुछ एक बातों को और थोड़ा समझ लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद की स्लाइड हम लोग कल वाली क्लास में, मतलब अगली वाली क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाँ, ठीक है। तो ये लास्ट स्लाइड, इसको डिस्कस कर लेते हैं राज्यसभा के बारे में। तो मेरे बच्चों, राज्यसभा जो है, आप सभी लोग जानते हैं कि इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का। नहीं जानते तो नोट कर लो भाई, और जानते हो तो रिवाइज करो। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्षों का होता है, लेकिन प्रत्येक 2 वर्षों में उसके 1/3 सदस्य पद मुक्त हो जाते हैं, मतलब कि पद को छोड़ देते हैं। अपने मन से नहीं छोड़ते, उनका कार्यकाल पूरा हो जाता है। अगर आपको यह समझना है कि कैसे ऐसा होता है तो आप इसके पहले वाला वीडियो देखिए, मैंने वहां पे हर चीजें डिटेल में समझाई थी कि किस प्रकार से 1/3 सदस्य पद मुक्त होते हैं। तो 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 सालों में क्या हो जाएंगे? पद मुक्त हो जाएंगे, पद से हट जाएंगे, कार्यकाल पूरा हो जाएगा, और उतने ही नए लोग री इलेक्ट हो जाएंगे, उतने ही नए लोग फिर से चुन लिए जाएंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रत्येक 2 वर्षों में कितने लोग चुने जाते हैं, तो 1/3। और कितने लोग पद से हटते हैं, तो वो भी 1/3, क्योंकि जितने हटेंगे उतने ही तो चुने जाएंगे। उसके बाद कहा जाता है कि जो व्यक्ति पद से हटे हैं, क्या वो दोबारा चुने जा सकते हैं? तो हमारा संविधान कहता है कि बिल्कुल, जो भी लोग अपने पद से हटे हैं उनको री इलेक्ट किया जा सकता है, मतलब दोबारा निर्वाचित किया जा सकता है। ये जो राज्यसभा है, मैंने बता ही दिया कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, अगर पूछ लेगा ना तो बच्चे इकट्ठा हो जाओगे, गलत करके चले आओगे, ध्यान रखना। ये जो राज्यसभा है ना, यहां पर SC ST के लिए आरक्षण नहीं है। लोकसभा में SC ST के लिए सीटें अलग से आरक्षित होती हैं, लेकिन राज्यसभा में SC ST के लिए आरक्षण का प्रावधान
नहीं किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आपका मन करे तो स्टार लगा लो, 2-3 जितना मन करे जैसा लगा पाओ, ठीक है। और जो भी लोग रिटायर भी हो सकते हैं वो भी बाद में री इलेक्ट हो सकते हैं, मैंने ये बात आपको बता ही दिया, ठीक है। एक लास्ट बात ध्यान रखिएगा कि इनका मतदान, इनका जो निर्वाचन होता है किस पद्धति से होता है, तो वही पद्धति है जैसे राष्ट्रपति का, मतलब कि एकल संक्रमणीय पद्धति। तो जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनका निर्वाचन किस पद्धति से होता है, तो पद्धति याद कर लो कौन सी है, एकल संक्रमणीय पद्धति। डन। तो मैंने आपको राज्यसभा के बारे में काफी बातें बताई। आप चाहें तो कई प्रश्नों के जवाब आप अपने आप में ले सकते हैं और दे सकते हैं कि राज्यसभा कैसा सदन होता है, अस्थायी होता है, कितने लोग होते हैं, 250 होते हैं, वर्तमान में कितने हैं तो 245 है, कितने मनोनीत होते हैं, 12 होते हैं, कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, कितने क्षेत्रों से करता है, 4 क्षेत्रों से करता है, कितना कार्यकाल होता है, 6 वर्ष होता है, 2 वर्ष में कितने लोग रिटायर होते हैं, 1/3, कितने लोग चुने जाते हैं, उतने ही, एससी एसटी का आरक्षण होता है, नहीं होता है तो नहीं होता है, क्या लोकसभा, क्या राज्यसभा भंग की जा सकती, नहीं की जा सकती क्योंकि अस्थायी है, राज्यसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है तो राज्यों का करती है, कौन सी अनुसूची बात करता है तो अनुसूची नंबर 4 बात करता है, बात समझ रहे हैं। तो इस तरीके से 5 मिनट बैठ करके ना सारे पॉइंट को अगर आंख बंद करके रिवाइज करोगे तो 5 मिनट में रिवाइज हो जाएगा, और राज्यसभा से जुड़े हुए जितने भी प्रश्न होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। थोड़ा सा धैर्य रखना भी, क्योंकि अभी राज्यसभा के जो राज्यसभा का सभापति होता है उसकी चर्चा मैंने आपसे नहीं करी, अभी मैंने ये भी चर्चा नहीं करी कि उसकी पावर कौन कौन सी होती है, तो हम इन सब पे चर्चा करेंगे बट अगले वाले वीडियो में, अगली वाली क्लास में, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको बातें समझ में आई, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये कंटेंट आपके लिए फायदेमंद था तो आप इसे दोस्तों में शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अगर आप नए हैं चैनल पे तो आप सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।